आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। भारतीय बाजार जो कि आज फिर एक बार रिकॉर्ड स्तरों तक पहुंचे, नया ऐतिहासिक स्तर बाजारों ने छुआ। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स तीनों ही अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे, लेकिन ऊपरी स्तर से बिकवाली जरूर देखने को मिली और स्पेशली जो डैमेज है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में है, जिसकी वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे और मिड कैप इंडेक्स रफली 2% नीचे आ चुका है और तेज बिकवाली ऊपरी स्तरों से इन दोनों इंडेक्सेस में आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा क्लियर कट कल्प्रिट आज जो करीब 5% नीचे है, 8657 का लेवल देखने को मिल रहा है, नए 52 वीक्स लो पर है और सन फार्मा नंबर्स के बाद भारी प्रेशर में है, करीब 11 से 12% नीचे सन फार्मा का शेयर कामकाज करते हुए जोरदार बिकवाली है। तेल गैस शेयर जो कि हरे निशान में थे अब लाल निशान में आ चुके हैं, 1% की गिरावट देखी जा रही है। इनफैक्ट एडीएजी एक और ऐसा ग्रुप है जो कि जोरदार बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। चलिए बाजार में हम बातचीत करेंगे आज के दोनों जानकारों से, आपको सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि नंबर्स के साथ। नंबर्स आए हैं एनबीसीसी के और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद भी है। मिस्टर मित्तल मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे वो सीक्वेंशियल ग्राउंड्स पर हो या फिर वाई बेसिस पर हो, दोनों अच्छे आधार पर अच्छे नंबर्स कंपनी के आए हैं। क्या प्रोमिनेंट टेक्स रहे इन क्वार्टर के नंबर्स के लिए और किस तरह के इन्फ्लोज देखने को मिले इस क्वार्टर में? देखिए, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेगमेंट से ये नंबर्स ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं और उसका एक रीज़न है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता कि क्वार्टर वाइज उसका प्रोविज़न होता है, माइलस्टोन्स हैं एंड पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में कुछ पेमेंट्स रिलीज हुई हैं जो पीछे के क्वार्टर्स में नहीं हुई थी, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर में ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना चाहिए और उसके अंदर 10% के करीब टॉप लाइन ग्रोथ है और 22% के करीब बॉटम लाइन ग्रोथ है और उसका रीज़न भी यही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कुछ पेमेंट्स रिलीज हुई हैं जो कुछ दिन से पेंडिंग थी। ओके सर, रियल एस्टेट बिजनेस एक स्ट्रांगली विटनेस किया है इस क्वार्टर में, स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो सीक्वेंशियल हो और सीक्वेंशियली तो रादर बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है और वाई में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे क्या रीज़न है सर? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी कुछ इन्वेंट्री बनकर तैयार रखी हुई थी और लास्ट क्वार्टर में वो उसमें से कुछ सेल कर पाए हम लोग। ओखला में एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसको परचेज किया है, तो उसकी वजह से आपको उसके अंदर ग्रोथ भी दिख रही है और प्रॉफिट भी उससे इंक्रीज़ हुआ है। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको रियल एस्टेट के अंदर मार्जिन्स भी अच्छे लग रहे हैं और टॉप लाइन भी अच्छी लगी है। राइट मिस्टर मित्तल, देखा जाए तो FY17 हैज़ बीन अ गुड ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक और जिस तरीके के ऑर्डर इनफ्लोज रहे हैं, भले ही वो इंटरनेशनली बात करें या डोमेस्टिकली, तो करंट स्टेटस क्या है ऑर्डर बुक का और आगे जाते हुए FY18 के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक रख रहे हैं आप ऑर्डर बुक को लेकर? देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में जो बीत गया 17 में हम लोगों को 32,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले थे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस आने वाले साल के अंदर 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स और मिलेंगे। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगले FY18 के लिए अगर बात करें तो मार्जिन्स में कितने एक्सपेंशन की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, टॉप लाइन जितनी हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपको मालूम है कि फिक्स फीस के साथ काम करते हैं। अगर सॉरी जी, अगर टॉप लाइन इंक्रीज होती है तो उसी रेशो के अंदर बॉटम लाइन भी इंक्रीज होगी और कुछ रियल एस्टेट का जो कंपोनेंट आएगा उससे बॉटम लाइन ज़्यादा इंक्रीज होगी और एक और कंपोनेंट है जो हम रीडेवलपमेंट के अंदर मार्केटिंग चार्जेस लेते हैं, वो इस साल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और शायद कुछ मुनाफा इस क्वार्टर से ही शुरू हो जाएगा। ओके मिस्टर मित्तल, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी को कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिले थे, क्या उनका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आना शुरू हो गया है? अगर नहीं तो वो कब तक आएगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या कुछ और बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए कंपनी बिड कर रही है? देखिए, उनका इम्पैक्ट अभी आना शुरू नहीं हुआ है, उनका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड क्वार्टर में आना शुरू होगा। अभी उसका डिज़ाइन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद रेवेन्यू बुकिंग शुरू होगी और कुछ प्रोजेक्ट्स हम और डिस्कशन में हैं जिनसे बात चल रही है हमारी मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ, कुछ हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है और सिमिलरली ओमान में भी हमारी बात चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ और नए इंटरनेशनल ऑर्डर विन कर पाएंगे।
राइट सर, एक सवाल ये भी होगा कि हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन का एक्विजिशन कंपनी ने ले कर लिया है, तो इसके लिहाज से फाइनेंशियल्स कैसे रहेंगे आगे जाते हुए? कब तक हम कंट्रीब्यूशन देख पाएंगे टॉप लाइन पर, और ये सिनर्जी क्या कुछ फ्यूचर में आउटलुक देख रही है आपको? देखिए, हिंदुस्तान स्टील को हमने 1 अप्रैल से ले लिया है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इसी क्वार्टर से आप देख पाएंगे। और क्योंकि वो 1001 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं साल में अभी तक, उसको हमारा बढ़ाने का विचार है कि वो कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ करे इनिशियली। तो हर क्वार्टर में आप समझ सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। और जहाँ तक सिनर्जी की बात है, वो ऑलमोस्ट उसी तरह का काम करती है जो एनबीसीसी करती है, एक्सेप्ट वो स्टील सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। और हमारा यही प्लान है कि उस कंपनी को हम और स्ट्रॉन्ग करें स्टील प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनली हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मित्तल अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सभी आउटलुक कंपनी के बारे में बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एक अच्छे ऑपरेशंस आपको इंटरनेशनली ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। एनबीसीसी का शेयर फिलहाल हरे निशान में कामकाज कर रहा है। बाजार की गिरावट के बावजूद शेयर ने एक अच्छा रिएक्शन दिया है, करीब आधा % के आसपास की बढ़त है। अगर बाजार में गिरावट ना होती है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल में गिरावट ना होती, तो ये शायद अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से आ जाते हुए दिखाई पड़ रही होती। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके शेयर लिखना है, अपना सवाल लिखना है और उसे SMS कर देना है 57575 पे। आज दिल्ली स्पेशल है, तो दिल्ली के दर्शकों से हम खास बातचीत करेंगे और बाजार में स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में तेज गिरावट में आपकी रणनीति क्या हो, दोनों नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 012042582237 और 180018035545। साथ साथ फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, उसके भी जवाब ले सकते हैं। पहला सवाल राजीव का है, दिल्ली से आया है। कॉफी डे इंटरप्राइजेस को लेकर सवाल है। 500 शेयर है, 270 रुपए के दाम पे खरीदारी है। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कॉफी डे इंटरप्राइजेस कैसा दिख रहा है आपको? 270 रुपए खरीदारी है, 240-45 आ चुका है, घाटा है 30-35 रुपए का, क्या करें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉफ़ी डे अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो 240 के आसपास का इसका एक सपोर्ट बनता है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ 200 TMA लेवल। एज फार एज दिस डेली चार्ट इज़ कंसर्न, लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आए, पर एट द सेम टाइम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 240 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। सो एट करंट प्राइस मुझे लगता है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। इट कुड बी पॉसिबल, मार्केट में थोड़ा प्रेशर आता है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में प्रेशर है, तो इसके साथ 4-5 रुपये ये भी नीचे आ जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे होल्ड रखें। मुझे लगता है टेक्निकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का जो इसका टारगेट रहेगा दैट विल बी समवेयर नियर 310-320। ठीक है, टेक्निकली चार्ट्स में पॉजिटिव लग रहा है, आगे जाकर 310 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं, ऐसा राजेश का मानना है। अगला सवाल भी हमारे पास दिल्ली के जरिए ही आया है और ये SMS के जरिए हमें मिला है। मोहित ने भेजा है सवाल, REC पर जाना चाहते हैं, 5000 शेयर्स हैं इनके पास, 180 का इनका परचेजिंग प्राइस है। अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट्स में है, 199 का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि आज 2% तक की वीकनेस है REC पर। राजेश, आप इसको कैसे देखते हैं और यहाँ पर इनको क्या राय देंगे? प्रॉफिट्स में तो है REC में, क्या और आगे होल्ड कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल पावर सेक्टर स्टॉक्स में यहाँ पे करेक्शन होगा। अगर REC की बात करें तो हमने जो रैली देखी है वो 110 से देखी और 110 से लेके रफली 220 तक, इट्स 100% रैली इन पास्ट यू कैन से 2 to 3 मंथ्स। सो अगर इतना जंप मिलता है, इतना प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी है। टेक्निकली भी अगर देखो तो 220 से काउंटर में वीकनेस है और मुझे लगता है फिर फ्रेश वीकनेस जो है इसका 200 रुपीज़ के नीचे आएगा और रफली इसका जो टारगेट बनता है दैट इज़ 164। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो जो पूरा 100% का जो रैली है इसको ये रिट्रेस कर रहा है, तो इट इज़ क्लियरली यू कैन से 31.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो अगर इतना रिट्रेस होगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस होल्ड मत करें। अगर यहाँ पे छोटा मोटा टेक्निकल पुल बैक मिलता है आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। जी, तो तेजी मिले आप निकल जाएं, नीचे की तरफ 164 तक की चाल देखने को मिल सकती है। कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है तो उसके लिए टारगेट्स आपको बताए जा चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ DK गुप्ता हैं जो कि मौजूद है नोएडा से। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। मैंने सिंटेक्स लिया हुआ है 30 रुपए पे। 130 रुपए पे? हाँ जी। ओके, कितने शेयर हैं आपके पास? 2000 शेयर हैं। आपको जो अभी का भाव है 30 रुपए, ये देख के घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, घबराहट नहीं हो रही। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इसका है तो मैं और बाई कर सकता हूँ क्या? आपको ये पता है कंपनी में कारोबार डीमर्ज हुआ है? हाँ। ये डीमर्ज, तो ये 115 से 120 से आया हुआ है मैं जी। ये जो शेयर आप देख रहे हैं सिर्फ टेक्सटाइल कारोबार का शेयर है, प्लास्टिक कारोबार का शेयर आपको अलग से मिलेगा। तो
तो आप उसका इंतजार करें और अपने जो अकाउंट्स उनको चेक करते रहें। आपको राय में ज़रूर दिलवाता हूँ। हमारे साथ विवेक महाजन ही मौजूद हैं। विवेक, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ 120 रुपये के दाम पे खरीदारी है, ये डीमर्जर से पहले ही खरीदारी है। अभी का जो भाव है वो 30 रुपये है और 17 रुपये से चलता हुआ ये शेयर 30 रुपये पहुँच चुका है, यानी 68% चला है डीमर्जर के बाद से लेकर अब तक। आप क्या राय रखते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर? जैसा आपने कहा, आपने सही बताया कि ये स्टॉक में डीमर्जर हुआ है। जो अभी लिस्टेड स्टॉक है दैट इज़ अ टेक्सटाइल बिजनेस वाला स्टॉक, और फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ सिंटेक्स द इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी गेटिंग 1 शेयर ऑफ प्लास्टिक्स बिजनेस which also carries monolith and infrastructure business, which will be listed in next 40-45 days. Company has come out with only the results of textile business, और जो दूसरा बिजनेस है उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। हमें लगता है कि जो टेक्सटाइल बिजनेस है, while they were doing very well when they were into textiles, but of late they are venturing into yarn business, which is a low margin business, low ROE business. The big money will be made out of the plastic business, which is high margin, superior cash flow, and which was funding the low margin textile business. Because of demerger, we expect massive value unlocking as far as the business which is yet to be listed is concerned. जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसमें जो पोजीशन है बेच देनी चाहिए। डू नॉट लुक एट एडिंग फ्रेश इनटू द काउंटर। जो प्लास्टिक बिजनेस है एज एंड व्हेन इट गेट्स लिस्टेड उसमें पोजीशन बनाए रखिए, और उसमें अगर कुछ करेक्शन में मिल जाए तो उसमें लेने की भी गुंजाइश रखिए। श्योर, ठीक है। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर आपको स्ट्रैटेजी भी बताई गई है। दिल्ली से अंकुर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग अंकुर, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैंने बैंक ऑफ इंडिया लिया था 111 पर। ओके, तो मेरे को अभी इसको होल्ड करना है या फिर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, तो ठीक है, सब पूछना है। चलिए, अभी और आपको एक प्रॉफिट और तो है। हो ही रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आपने अपनी पोजीशन बनाई है, तो एक बार जानकार से जान लेते हैं कि कितना और आपको यहाँ से मुनाफा और मिल सकता है। राजेश, बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल है। प्रॉफिट्स में है, 145 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है, 111 पे इन्होंने खरीदारी की है। क्या नजरिया लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, ओवरऑल यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग जो जितने भी काउंटर्स है वो अभी एक रनिंग करेक्शन में है। रही बात बैंक ऑफ इंडिया की, जो रैली शुरू हुई थी वो रफली 80 रुपये से हुई थी। 80 से हमने 200 तक की रैली देखी। ये जो पूरा रन था 120 रुपीज़ का जो रन है, इसमें ये एक रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट का जो टारगेट बनता है वो 130 का है। सो करंट मार्केट प्राइस है 145 से 130 तक का एक स्मॉल करेक्शन मैं और एक देखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये होराइजन जो है लॉन्ग टर्म, व्हेन ही सेज और लॉन्ग टर्म, इट हैज़ टू बी मोर देन 1 ईयर। सो अगर 1 साल के ऊपर का उनका नज़रिया है तो उन्हें होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये रैली फिर से एक्सटेंड होगी। हालांकि एक करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन भी होगा, तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो बढ़ेगा। 130 के नीचे का मुझे मंदी नहीं दिखता, तो यू कैन होल्ड योर काउंटर। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छे भाव मिलेंगे। चलिए, तो आप बने रह सकते हैं, लंबी अवधि का समय दीजिए आप इसको और उसमें बने रहे। आपको राय दी गई है। 145-40 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। बाजार के अंदर अभी दबाव है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव है।